अवनी बेटा, तैयार हो गई? एक आध घंटे में बस बारात दरवाजे पर पहुंचती होगी। मोहनलाल जी ने अपनी भांजी अवनी से कहा। जी मामा जी, बस चूड़ियाँ पहननी बाकी रह गई हैं। मामी जी सारे सामान के साथ रखना भूल गई थी, इसीलिए दूसरे कमरे से लाने गई हैं। अवनी ने उत्तर दिया। बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी तुमसे। मोहनलाल जी कुछ सकुचाते से बोले। जी कहिए मामा जी, ऐसी क्या बात है जो आप इतना संकोच कर रहे हैं? अवनी ने पूछा। ओ, तुम्हें किसी से मिलवाना था। मोहनलाल जी बोले। जी, कौन है वो? अवनी ने बहुत ही उत्साहित होकर पूछा। तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर मोहनलाल जी ने किसी को कमरे में आने को कहा। अरे आप अंदर आ जाइए। तभी शॉल ओढ़े एक अधेड़ उम्र की औरत ने कमरे में प्रवेश किया। उस औरत को देखकर अवनी ने आश्चर्य से पूछा। मामा जी, कौन है ये? ये तुम्हारी माँ है बेटा। मोहनलाल जी बोले। ये सुनकर अवनी भड़क उठी और बोली, ये यहाँ क्या करने आई हैं? ये मेरी माँ है। इनसे पूछिए कि इन्होंने कभी माँ होने का फर्ज निभाया है। ये तो मुझ दुधमुही बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई थी ना। आपने और मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आप और मामी ही मेरे माँ बाप हैं। ऐसी औरत मेरी माँ कभी नहीं हो सकती है जो अपनी अय्यासी के लिए अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर चली जाए। ऐसा मत कह बेटा, एक बार मेरी भी बात सुन ले। उस औरत ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से इसी वक्त चली जाओ। अवनी बोली। फिर उस औरत ने अवनी से कहा कि सच कहा, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। और उसी समय वहाँ से रोते हुए चली गई। ये देखकर मोहनलाल जी चुप ना रह सके और अवनी से बोले, ऐसा ना कह बेटा, इतनी कठोर मत बन। आखिर वो तुम्हारी माँ है, एक बार उसकी बात तो सुन ले। मोहनलाल जी बोले। मामा जी, आप इनकी सारी सच्चाई जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं? अवनी बोली। बेटा, इनके बारे में जो तुझे पता है वही मुझे भी पता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये मुझे मथुरा के एक मंदिर में कुछ विधवाओं के साथ मिली। मैंने इन्हें पहचान लिया और कहा कि जीजी, मैं आपका मोहन, छोटा भाई। लेकिन इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा कि जीजी, आपकी बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद देने नहीं आएंगी? तब जाकर इन्होंने मुझसे कहा, मोहन, मुझे माफ़ कर दे। मुझ जैसी कलंकनी को तुझे भाई पुकारने का कोई हक नहीं है। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने किया वो मेरी मजबूरी थी। मैं असहाय और अकेली थी। मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती। मुझसे दूर रहो। नहीं जीजी, आपको उसे आशीर्वाद देने आना ही होगा। मैंने कहा। नहीं मोहन, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। समाज ने मुझे अस्वीकार कर दिया है। मैं कैसे उसे आशीर्वाद देने आ सकती हूँ? जीजी बोली। तब जीजी से मैंने कहा, जीजी, मुझे मालूम है कि समाज ने तुम्हें चरित्रहीन, कलमुही, कलंकनी और ना जाने क्या क्या कहकर पुकारा, लेकिन मुझे पता है मेरी काजल जीजी कभी भी ऐसी नहीं हो सकती। आज मुझे तुम्हारे बारे में सब सुनना है। तब मैं छोटा था तो तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलवा कर रहूँगा। तुमने आज तक जितनी भी राखियाँ मेरी कलाई में बांधी हैं, तुम्हें उन राखियों की सौगंध है।
तब जाके वो मुझे वृद्धा आश्रम लेकर गई जहाँ वो रहती थी। वहाँ वो छोटे मोटे काम कर दिया करती थी जिससे उन्हें वहाँ 2 समय का खाना और रहने के लिए छत नसीब थी। वहाँ जाकर जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मामा जी, क्या वो सब झूठ है जो हम लोगों ने माँ के बारे में सुन रखा है? अवनी ने पूछा। हाँ बेटा, वो सारी बातें पूरी तरह से सही नहीं हैं, मोहनलाल जी बोले। तो क्या आप मुझे माँ के बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे? अवनी बोली। तू सच में सुनना चाहती है? मोहनलाल जी बोले। हाँ मामा जी, मैं उनके बारे में सब सच सच जानना चाहती हूँ, अवनी बोली। तो सुन अपनी माँ की सच्चाई। और मोहनलाल जी ने काजल जीजी की कहानी सुनानी शुरू की। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल का था और काजल जीजी ने अभी 16वें साल में कदम रखा था। काजल जीजी मेरे सगे ताऊ की बेटी थी। काजल जीजी की माँ उन्हें जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तब परिवार वालों के दबाव में आकर काजल जीजी के पिताजी मनोज जी ने दोबारा शादी कर ली। लेकिन सौतेली माँ आखिर सौतेली ही निकली। वो तरह तरह के जुल्म ढाती काजल जीजी पर, यहाँ तक कि काजल जीजी 8वीं के बाद उनकी वजह से पढ़ ना सकी। काजल जीजी पढ़ने में इतनी होशियार थी कि अगर उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलता तो आगे चलकर वो ज़रूर डॉक्टर या इंजीनियर होती। सौतेली माँ किसी कारणवश माँ ना बन सकी तो उसकी सारी भड़ास काजल जीजी पर ही निकालती। कहती कि ये ही मनहूस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। काजल जीजी की माँ हमेशा बिना सिर पैर की बातें करती रहती। ताऊजी और मेरे पिताजी के बीच घर का बंटवारा हो चुका था। दादा परदादाओं की पुरानी हवेली थी, इसीलिए जगह की कोई कमी ना थी। हवेली के 2 हिस्से होने के बावजूद भी दोनों परिवारों को बहुत बड़े बड़े हिस्से मिले थे। हवेली के पीछे ही बगीचा और गौशाला थी, जहाँ 2 छोटी छोटी कोठरियाँ बनी थीं, भूसा लकड़ी और उपले रखने के लिए। दोनों ही घरों को बड़े बड़े आंगन मिल गए और साथ में छत भी। मेरी माँ और ताई जी के बीच बिल्कुल भी बोलचाल नहीं था, क्योंकि ताई जी का स्वभाव बहुत ही खरा था। उनकी किसी से भी ना पटती थी। ताई जी जब काजल जीजी के साथ गलत व्यवहार करती तो मेरी माँ से ना देखा जाता, इसीलिए जब वो ताई जी से कुछ कहती तो ताई जी उनसे कहती कि तू छोटी है और मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। ये बात माँ को अच्छी नहीं लगती। दादी के रहने पर तब भी ताई जी का व्यवहार उतना खराब ना था काजल जीजी के साथ, लेकिन दादी के जाने के बाद तो जैसे उन पर चंडी सवार हो गई थी। ना तो वो छोटों को सहती और ना ही बड़ों का मान रखती। काजल जीजी की पढ़ाई बंद हो जाने के बाद ताऊजी अक्सर उनके पढ़ने के लिए घर पर ही किताबें ले आते। वो घर का काम करती, उसके बाद जितना भी समय मिलता तो पढ़ लिया करती। इसी तरह एक रोज़ शाम का वक्त था और वो छत के किनारे बनी हुई दीवार के सहारे टेक लगाए बैठी कुछ पढ़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि छत पर एक पतंग मांझे सहित कटकर आ गिरी है। उन्होंने उठकर इधर उधर देखा और सोचा कि ना जाने यह पतंग कहाँ से उड़कर आई है। तभी उन्होंने छत की दीवार से नीचे झाँक कर देखा तो एक बड़ा सा लड़का और उसके संग एक छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे को तो पहचानती थी, लेकिन बड़े लड़के को उन्होंने पहली बार देखा था। छोटा बच्चा तो बगल वाली सुमन भाभी का बेटा अजय था, लेकिन उसके साथ बड़ा लड़का ना जाने कौन था। तभी उस बड़े लड़के ने कहा, माफ़ कीजिए,
आपकी छत पर हम लोगों की पतंग कटकर गिरी है, वापस कर दीजिए। काजल जीजी ने पतंग उठाई और छत से फेंक दी। उस बड़े लड़के ने कहा, धन्यवाद जी, और इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद पतंग कटकर छत पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक दिन उस बड़े लड़के से काजल जीजी ने कहा, आप कौन हैं और रोज़ रोज़ आपकी पतंग हमारे घर पर आकर ही क्यों गिरती है? मैं सब समझती हूँ जी, जो आप समझ रही हैं बिल्कुल वैसा ही है, वो बड़ा लड़का बोला। बड़े बदतमीज हैं जी आप, काजल बोली। जी, वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन जब से आपको देखा है तब से बदतमीज हो गया हूँ। उस लड़के ने कहा, चलिए जाइए, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और इतना कहकर काजल चली गई। अब वो लड़का घर की छत पर आकर किताब पढ़ते हुए काजल को निहारने पहुंच जाता। काजल भी कभी कभी किताब के पीछे से कनखियों से झांककर उसे देख लेती तो वो मुस्कुरा पड़ता और काजल जल्दी से फिर किताब के पीछे अपना चेहरा छिपा लेती। इधर उस लड़के ने काजल के चचेरे भाई मोहन से भी दोस्ती कर ली। अब मोहन ने काजल से उस लड़के के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। तब काजल को पता चला कि वो लड़का सुमन भाभी का भाई है और उस छोटे बच्चे अजय का मामा है। उसका नाम दीपक है, जो कि वकालत पढ़ रहा है। उम्र में काजल से कम 5 साल बड़ा होगा। दीपक ने धीरे धीरे अपनी बातों और शरारतों से काजल का दिल जीतना शुरू कर दिया। काजल शुरू में तो उसे भाव ना देती थी, लेकिन बाद में वो भी दीपक के मोह पास में फंसने लगी। करती भी क्या, वो इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती थी। अब जाके उसे एक ऐसा दोस्त मिला था जो कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान तो ले आता था। सालों से सौतेली माँ के ताने सुन सुनकर उसका मन शुष्क हो गया था, लेकिन दीपक उसके जीवन में ओस की बूंदों की तरह आया था और उसने काजल के मन को भिगो दिया था। अब काजल के कठोर स्वभाव में थोड़ी नरमी आ गई थी। दोनों छत में जाते और अपने मन की बात पत्रों में लिखकर एक दूसरे को पहुंचा देते। कभी कभी दोनों बगीचे में बनी कोठरी में भी मिल लेते थे। दोनों अब एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। काजल अब हरगिज भी दीपक से दूर होने का नहीं सोच सकती थी और दीपक भी काजल से ही ब्याह करना चाहता था। वो उससे कहता, वकालत की पढ़ाई पूरी होते ही मैं धूमधाम से तुम्हारे साथ ही ब्याह करूँगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। और वो कहता, दीपक तो काजल के साथ ही अच्छी लगती है। हमारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। काजल, दीपक, मैं तुम्हारे बिन और तुम मेरे बिन अधूरी हो। और ऐसी बातें सुनकर काजल शर्म से दीपक के सीने में अपना मुंह छुपा लेती। दोनों का प्यार ऐसे ही परवान चढ़ रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। और एक दिन काजल की सौतेली माँ मधु बगीचे की कोठरी में उपले उठाने गई। कोठरी के किवाड़ अंदर से बंद नहीं थे, केवल अटके हुए थे। मधु ने जैसे ही कोठरी के किवाड़ खोले तो उसने देखा कि दीपक काजल की गोद में अपना सिर रख के लेटा हुआ है और काजल उसके बालों को सहला सहला कर बातें कर रही है। अब मधु ने जब ये नज़ारा देखा तो गुस्से से उबल पड़ी। उसने दीपक से पूछा, कौन हो जी तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मालूम होता है कि कोई
खिचड़ी पक रही है यहाँ। अब दीपक की सिट्टी पिट्टी गुम और डर के मारे कुछ ना बोल पाया। तभी उसे बचाने के लिए काजल बोल पड़ी, माँ, ये सुमन भाभी के भाई हैं। मैंने तुझसे पूछा तो फिर तू क्यों मेरे सवाल का जवाब दे रही है? और तुम बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों खड़े हो जाते क्यों नहीं? मधु गुस्से से बोली। मधु की बात सुनकर दीपक वहाँ से चला गया और काजल उसे जाते हुए देखती रही। उस कोठरी में एक कोने में लकड़ियों का ढेर पड़ा था। मधु ने उस ढेर में से एक लकड़ी उठाई और काजल को मारना शुरू कर दिया। काजल ने अपना कोई भी बचाव नहीं किया और चुपचाप मार खाती रही। जब मधु काजल को मारते मारते थक गई तो खुद ही उसने मारना बंद कर दिया और उसने काजल को उस कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन काजल ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। दोपहर से शाम हो गई। काजल भूखी प्यासी ऐसे ही उस कोठरी में पड़ी रही। इधर दीपक ने परेशान होकर मोहन से ये कह दिया कि तुम्हारी जीजी भूखी प्यासी कोठरी में बंद है, जरा अपनी माँ से कहकर उसकी मदद करो। मोहन को यह पता हुआ तो उसने फौरन अपनी माँ को आकर बताया। मोहन की माँ से ये सब ना देखा गया और उसने अपनी जेठानी मधु से उसे कोठरी से बाहर निकालने को कहा। मधु बोली, आई बड़ी सिफारिश करने वाली। पता है, आज मैंने उसे एक लड़के संग रंगे हाथों पकड़ा है। आ जाने दो इसके बाप को, जो इसकी बहुत तरफदारी करता है। उसे सब बताऊंगी कि तुम्हारी लड़की कैसी कैसी करतूतें करती है। काजल की गलती देखकर मोहन की माँ भी चुप हो गई। उस दिन के बाद मधु ने काजल को घर में ही नज़रबंद कर दिया और आनन फानन में काजल का ब्याह भी तय कर दिया। इधर दीपक ये खबर सुनकर तड़प उठा। काजल और दीपक की कहानी जानने के लिए देखिए दूसरा भाग।